शहरों का निर्माण बड़े ही सुनियोजित तरीके से किया गया था। यहाँ पर ग्रेट बाथ यानी कि एक स्नानागार की संरचना भी प्राप्त हुई है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग डेली पर। पिछले वीडियो में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 1 यानी इंट्रोडक्शन ऑफ हड़प्पन टाउन्स को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ हम पिछले वीडियो के आगे का भाग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन कल्चर के दौरान शहरों का निर्माण बड़े ही सुनियोजित तरीके से किया गया था। इन शहरों के चारों तरफ फोर्टिफिकेशन या किलेबंदी, सुनियोजित सड़कें, गलियां और नालियां देखी जाती हैं। नगरों की योजना पर शायद एक नागरिक प्राधिकरण का नियंत्रण था। हड़प्पा के लोग निर्माण के लिए पकी और बिना पकी ईंटों और पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। कस्बों को ग्रिड पैटर्न यानी कि चौकोर विन्यास में बनाया गया था, जिसमें सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा जल निकासी व्यवस्थित रूप से बनाई गई थी। घरों को मिट्टी की ईंटों से बनाया गया था, जबकि नालियों का निर्माण पकी हुई ईंटों से किया गया था। घरों में एक से अधिक मंजिलें भी हुआ करती थी। मोहेंजोदाड़ो एक नियोजित शहर था जो एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। इसे दो अलग अलग क्षेत्रों में बनाया गया था। एक की पहचान सिटाडेल यानी गढ़ के रूप में और दूसरे की लोअर टाउन या निचले शहर के रूप में की जाती है। घरों में पकी ईंटों और उचित नालियों के साथ बाथरूम भी थे। कुछ घरों में एक ऊपरी मंजिल के अस्तित्व के संकेत देने वाली सीढ़ियां भी प्राप्त हुई हैं। कई घरों में एक आंगन था जिसके चारों ओर कमरे भी होते थे। सिटाडेल में महत्वपूर्ण आवासीय संरचनाएं थीं, जिनका उपयोग या तो विशिष्ट जन या चयनित निवासियों द्वारा किया जाता था। मोहेंजोदाड़ो में एक भवन को गोदाम के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ पर ग्रेट बाथ यानी कि एक स्नानागार की संरचना भी प्राप्त हुई है। द ग्रेट बाथ एक प्रांगण के भीतर स्थित एक स्नानागार है। इसके चारों तरफ कॉरिडोर या गलियारे होते थे और उत्तरी और दक्षिणी तरफ सीढ़ियां दिखाई देती हैं। इसमें जल निकासी की व्यवस्था भी थी। यह शायद रिचुअल बाथिंग यानी अनुष्ठान के लिए स्नान से संबंधित था। कुछ संरचनाओं को अन्न भंडार के रूप में पहचाना जाता है। बनावली और कालीबंगा हड़प्पा के दो चरणों अर्थात प्री हड़प्पा एवं मैच्योर हड़प्पन को दर्शाते हैं। चहुंदरो एकमात्र ऐसा शहर था जहां सिटाडेल नहीं था। अब बात करते हैं हम इकोनॉमी की। हड़प्पा वासियों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। हड़प्पा वासी गेहूं, जौ, मसूर, चना, तिल और बाजरा जैसी विविध फसलों की खेती करते थे। एग्रीकल्चर सरप्लस कई विकास कार्यों के लिए उपयोग किया जाता था। उन्होंने दोहरी फसल प्रणाली अर्थात डबल क्रॉपिंग सिस्टम को अपनाया हुआ था। हड़प्पावासी हल का प्रयोग भी करते थे। कालीबंगा में जुते हुए खेत भी मिले हैं। यहाँ नहर और कुएं दोनों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। एनिमल डोमेस्टिकेशन, हड़प्पन्स पशुपालन भी किया करते थे। वे भेड़, बकरी और मुर्गी आदि को पालते थे। उन्हें भैंस, सुअर, बाघ, ऊंट, कछुआ, हिरण, विभिन्न पक्षियों और हाथी सहित कई अन्य जानवरों का भी ज्ञान था, लेकिन वे घोड़े और शेर के बारे में नहीं जानते थे। हम्पलेस बुल या यूनिकॉर्न सबसे महत्वपूर्ण जानवर था। हड़प्पा के मवेशियों को जेबू कहा जाता है। हड़प्पा स्थलों से जंगली सुअर, हिरण और घड़ियाल आदि के साक्ष्य भी मिले हैं। आइए अब क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करते हैं। शिल्प उत्पादन हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।
मनके यानी कि बीड्स और आभूषण बनाना, चूड़ी बनाना, मेटल वर्क आदि प्रमुख शिल्प थे। ये लोग कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, स्टेटाइट, तांबा यानी कि कॉपर, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज, गोल्ड आदि तथा शेल, फेंस और टेराकोटा आदि से अलग अलग प्रकार की ज्वेलरी बनाते थे। ये सभी चीजें मेसोपोटामिया को निर्यात की जाती थीं और इस तरह निर्यात की गई कलाकृतियों के प्रमाण मेसोपोटामिया के स्थलों की खुदाई से मिले हैं। यहाँ पर कुछ शिल्प उत्पादों के प्रमुख केंद्रों को दिखाया गया है, जैसे कि शेल नागेश्वर और बालाकोट से, लापिस लाजुली शॉर्टुगई अफगानिस्तान से, कार्नेलियन एक जो कि एक जेम स्टोन होता है ये लोथल से, स्टेटाइट सदर्न राजस्थान और ईरान से, कॉपर राजस्थान और ओमान से प्राप्त होता था। मेटल टूल्स एंड वेपन्स। द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है और हड़प्पा वासी कॉपर एवं ब्रॉन्ज के औजार बनाना जानते थे। उन्हें कृषि और क्राफ्ट या शिल्प उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के औजारों की आवश्यकता होती थी। हड़प्पा के लोग चर्ड ब्लेड, तांबे की वस्तुओं, हड्डी और हाथी दांत के औजारों का इस्तेमाल करते थे। नुकीले औजार जैसे छेनी, सुई, मछली पकड़ने का कांटा, छुरा, मिरर फ्रेम आदि तांबे के बने होते थे। उनके हथियारों में तीर का सिरा, भाला और कुल्हाड़ी आदि शामिल हैं। उन्हें आयरन या लोहे का ज्ञान नहीं था। रोहरी चट से बने चट ब्लेड का उपयोग हड़प्पा वासियों द्वारा किया जाता था। रोहरी चट यह महीन दाने वाली सेडिमेंट्री रॉक या तलछट चट्टान होती है। यह पाकिस्तान के रोहरी क्षेत्र में पाई गई थी। इसका उपयोग हड़प्पा वासियों द्वारा पत्थर के ब्लेड और औजार बनाने के लिए किया जाता था। टेक्सटाइल एंड ऑर्नामेंट्स। हड़प्पा वासियों द्वारा क्लोथ्स, मेटल एंड स्टोन ज्वेलरी आदि का इस्तेमाल किया जाता था। वे कॉटन और सिल्क के बारे में भी जानते थे। कपास का उत्पादन सबसे पहले इसी क्षेत्र में हुआ था। ग्रीक लोग कॉटन को सिंडोन कहा करते थे और यह नाम सिंधु नदी से प्रेरित था। प्रीस्ट किंग के रूप में दिखती हुई मूर्ति को फूलों की सजावट के साथ सॉइल जैसा कपड़ा पहने दिखाया गया है। महिलाओं की टेराकोटा मूर्तियों को विभिन्न प्रकार के आभूषण पहने हुए भी दिखाया हुआ है। मोहेंजोदड़ो में मिली डांसिंग गर्ल की मूर्ति में ऊपरी बाह तक बड़ी संख्या में चूड़ियां पहने हुए दिखाई देती हैं। ट्रेड एंड एक्सचेंज। हड़प्पा वासियों का मेसोपोटामिया के लोगों और भारत की विभिन्न संस्कृतियों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क था। हड़प्पा की सील्स और सामग्री ओमान की सुमेरियन साइट्स, बहरीन, इराक और ईरान आदि में मिलती हैं। ओमान में हड़प्पा का एक जार, मेसोपोटामिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील, बांट, पासा और मोती आदि पाए गए हैं। मेसोपोटामिया को कार्नेलियन, लैपिस लाजुली, तांबा, सोना और विभिन्न किस्मों की लकड़ी का निर्यात किया जाता था। हड़प्पा वासियों ने भारत के अन्य क्षेत्रों के साथ भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए हुए थे। तो अब वेट्स एंड मेजर्स की बात कर लेते हैं। हड़प्पा वासियों ने बेहतर वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम यानी कि बाट मापन प्रणाली डेवलप कर ली थी। चूंकि वे वाणिज्यिक लेन देन में शामिल थे, इसलिए उन्हें मापन प्रणालियों की आवश्यकता भी थी। इन स्थानों से क्यूबिकल्चर्ड वेट प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता में भार बाइनरी सिस्टम पर आधारित थे, यानी कि वजन का अनुपात 1:2:4:8 के रूप में 2 गुना होता जाता था। ये लोग मापने के लिए स्केल का भी इस्तेमाल किया करते थे। सील्स एंड स्क्रिप्ट। हड़प्पा स्थलों से स्टेटाइट, तांबा, टेराकोटा और हाथी दांत जैसे विभिन्न वस्तुओं की मोहरें प्राप्त हुई हैं। इन सील या मोहरों का उपयोग परिवहन की जाने वाली सामग्रियों पर एक पहचान चिन्ह के रूप में किया गया हो सकता है कि इनका प्रयोग ओनर यानी कि मालिक की पहचान के लिए होता हो। यहाँ से एक लिपि भी प्राप्त हुई है जो कि राइट से लेफ्ट यानी कि दाएं से बाईं ओर लिखी हुई है। इस लिपि के लगभग 400 या लगभग 600 सिंबल्स को पहचाना गया है, किंतु मूल रूप से यह सिर्फ 40 या 50 प्रकार के ही है और बाकी उनके वेरिएंट्स हैं।
हड़प्पा की लिपि को अभी तक समझा नहीं जा सका है। कुछ एक्सपर्ट तथा रिसेंट रिसर्च के आधार पर यह कहा जाता है कि यह द्रविड़ शैली से संबंधित हो सकती है। क्वालिटी, यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों, सील, वेट्स, ब्रिक्स या ईंटों में एक रूपता थी, जो कि दिखाती है कि यहाँ पर निश्चित एक पॉलिटी अर्थात व्यवस्थित राज व्यवस्था रही होगी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में शायद शहर या राज्य रूपी शासन प्रणाली का अस्तित्व रहा होगा। कल्चरल मटेरियल और मेजरमेंट यूनिट्स में एक रूपता हड़प्पा काल के दौरान एक सेंट्रल अथॉरिटी की ओर इशारा करती है। आइए अब डेक्लाइन के बारे में हम बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व से होना प्रारंभ हो गया था। हड़प्पा सभ्यता के पतन पर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। व्हीलर के अनुसार पतन का कारण आर्य आक्रमण था, किंतु जीएफ टेल्स और मार्शल के अनुसार आर्य इस पतन के लिए जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन हो सकता है कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं जिम्मेदार थीं। जलवायु में परिवर्तन, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में गिरावट और लगातार सूखे के कारण नदी और जल संसाधनों का सूखना आदि ये कुछ कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन के डेक्लाइन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। किंतु जो भी हो, यह तो सत्य है कि यह समृद्ध सभ्यता लगभग 1900 बीसी के बाद धीरे धीरे लुप्त होना शुरू हो गई थी। कई इतिहासकार सभ्यता का अंत लगभग 1700 बीसीई के आसपास भी मानते हैं, और समय के साथ लोग सिंधु क्षेत्र से दक्षिणी और पूर्वी दिशाओं जैसे इस गंगा के मैदानों की ओर स्थानांतरित हो गए थे, और इसके बाद जन्म हुआ वैदिक काल का। तो ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन का इतिहास। इसके बाद शुरू होता है वैदिक कल्चर, जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमने यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के मैक्सिमम पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ मिस हो गया हो या किसी फैक्ट में कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लर्निंग डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, बाय बाय।